हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी। ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि चैप्टर का नाम भी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी ही है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या थी और इसमें क्या क्या आ जाता है। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन द बेसिस of the recommendations of Ford Foundation team, the strategy which the government adopted for the development of agriculture for about 8 years between 1961 to 69 is called New Agricultural Strategy. तो New Agriculture Strategy किसकी रिकमेंडेशंस पे आई थी इंडिया में? फोर्ड फाउंडेशन टीम एक थी, उसकी फोर्ड फाउंडेशन टीम की स्ट्रेटजी जो थी उसकी मदद से ये गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी और ये 8 साल तक तकरीबन फॉलो की गई थी, बल्कि आजकल भी फॉलो की जाती है पुरानी चीजें। बट 1961 से 69 तक तकरीबन 8 साल ये जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, ठीक है। तो वो सारे प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स जो कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन टीम लेके आई थी 1961 से 69 के बीच में, उसे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी कहा जाता है। द ऑब्जेक्टिव of this strategy is to increase the agricultural production and productivity and improving the economic position of the farmers by making efficient use of agricultural inputs like better seeds, chemical fertilizers, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इरिगेशन प्लांट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेन मकसद क्या था इस स्ट्रेटजी को लाने का कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और जो किसानों की, जो फार्मर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो जाए। किस तरीके से? बेटर सीड्स को यूज करके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करके और किसानों को लोन देके या इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ा के या प्लांट को प्रोटेक्ट करके, मतलब पेस्टिसाइड एंड वो जो इंसेक्टिसाइड्स छिड़क के ताकि वो पौधा बच जाए, कीड़े कूड़े ना लग जाए उसके ऊपर। तो ये सारे जो चीजें हैं उसको फॉलो करके जो किसान की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप्स लिए सरकार ने, उसको न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी कहा जाता है। The main features of this new strategy are as follows. तो इसमें क्या क्या किया गया वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एग्रीकल्चरल टेक्निक। न्यू पॉलिसी हैज लेड स्ट्रेस ऑन मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी ने फोकस किया कि भाई जो मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उससे काम करो, जो पुराने काम करने के तौर तरीके हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। इट हैज एम्फेसाइज्ड ऑन रिसर्च एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। तो नए नए तरीके से काम करो और जो रिसर्च हो रही है उस पर फोकस करो। जो रिसर्च जो कामयाब रहती है उस पे, उसके हिसाब से काम करो, ना कि जो ट्रेडिशनल तरीके आ रहे हैं उनके हिसाब से काम करो। तो सेकेंड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी स्ट्रेस्ड on using high yielding variety seeds for increasing एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो अच्छी नस्ल के बीज इस्तेमाल करो ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ सके। थर्ड आ जाता है प्लांट प्रोटेक्शन। टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड वीड्स, स्ट्रेस इज लेड ऑन प्लांट प्रोटेक्शन इन न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी। तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा जो है जोर दिया गया ताकि कीड़े कूड़े ना लग जाए, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया? फॉर दिस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इज रिकमेंडेड। तो पेस्टिसाइड्स का यूज करना रिकमेंड किया गया, मगर आपको पता है पेस्टिसाइड्स भी एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा यूज कर देंगे तो वो जो है हम कंज्यूम करते हैं, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, तो हमारे लिए भी खराब होता है। तो उससे पहले इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता था, ठीक है। अब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं पेस्टिसाइड्स के यूज करने के, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। फोर्थ आ जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज। इनको बढ़ाया गया ताकि पानी हर जगह मौजूद होगा, तो फिर तो किसान का फायदा ही है ना। किसान मतलब फसल कर सकता है 12 महीने। इरिगेशन फैसिलिटीज irrigation facilitates multiple cropping and reduces dependence on rain। अगर irrigation facilities होगी तो बारिश पे तो हमारी निर्भरता या डिपेंडेंस कम हो जाएगी ना। इट ऑल्सो इंप्रूव्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि पानी मिलेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी, सिंपल सी बात है। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स की फैसिलिटीज देना गरीब किसानों को ताकि वो नए नए मेथड्स जो है ट्रैक्टर खरीद सके या कोई मॉडर्न इंप्लीमेंट्स है वो यूज करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। न्यू स्ट्रेटजी emphasized on improving institutional credit facilities
फॉर द फार्मर्स। तो जो नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी थी, इसने फोकस किया कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो बढ़ाई जाएं, ताकि किसान लोकल मनी लेंडर से कर्जा कम ले। ठीक है, क्योंकि एक बार उसके कर्जे के जाल में फंस गया तो पूरी उम्र ही कर्जा देता रहेगा। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंक्लूड्स क्रेडिट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। सरकार ने इनको बढ़ावा दिया ताकि ये लोन्स प्रोवाइड करा सके रूरल एरियाज में। अब कराए नहीं कराए ये मैं एग्रीकल्चर फाइनेंस का अलग टॉपिक है, उसमें डिस्कस करूंगा। सॉइल इंप्रूवमेंट, तो इसमें क्या है, न्यू स्ट्रेटजी स्ट्रेस्ड ऑन चेकिंग सॉइल इरोजन। न्यू स्ट्रेटजी जो थी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, ये लगातार चेक करती थी कि किसी किसी जगह पे सॉइल एरोजन तो नहीं हो रहा। इट सजेस्टेड वेज फॉर कंट्रोलिंग वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, एल्कलिनिटी एटसेट्रा ऑफ द सॉइल। तो ये लगातार कंट्रोल करती थी कि ऐसी ऐसी किसानों को मतलब एजुकेट करती थी कि भाई ऐसी सिचुएशन ना होने दो जिससे पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए या दलदल बन जाए या जमीन खराब हो जाए। ठीक है, या फिर जो सॉइल इरोजन हो जाए, उसके लिए वेरियस स्टेप्स किसानों को बताती थी। ठीक है, इससे भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसमें क्या आया, न्यू पॉलिसी लेज स्ट्रेस ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एज वेल। तो इसने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं एग्रीकल्चर में पुराने जमाने से, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहे हैं, उनको खत्म करना चाहिए और एग्रीकल्चर को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। इसमें क्या क्या गया, इट एम्स एट एबॉलिशिंग द इंटरमीडियरीज, गिविंग ओनरशिप राइट्स टू एक्चुअल कल्टीवेटर्स। तो इन्होंने क्या किया, जो एक्चुअल कल्टीवेटर है उनको ओनरशिप के राइट दिए, बजाय इसके कि जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था। ठीक है, मेकिंग द साइज ऑफ फार्म होल्डिंग इकोनॉमिक। अगर आपका जो साइज ऑफ लैंड है वो कम है, उसको बढ़ाया गया, अगर ज्यादा है तो कम किया गया, ताकि इतना हो जाए कि आप अच्छे से संभाल सकें और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चरल लैंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो इनइक्वालिटीज थी वो पहले से कम आई, अब एग्जैक्टली किया नहीं किया उसके ऊपर भी काफी लंबी डिबेट है, वो मैं लैंड रिफॉर्म्स के चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कल्टीवेटर्स एंड एनकरेजिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो सरकार ने कई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाए, जमींदारी सिस्टम खत्म किया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स वगैरह किया, या फिर जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको एनकरेज किया, और भी कई हैं लैंड रिफॉर्म्स जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। अंडर दिस पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग हैज बीन स्ट्रेस्ड इन प्लेस ऑफ सिंगल क्रॉपिंग। एक सिंगल क्रॉप उगाने की बजाय आप साल में 2 3 4 क्रॉप उगाओ, लगातार उगाओ। ठीक है, एज अ रिजल्ट प्रॉपर यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विल बी मेड पॉसिबल। अगर एक साल में एक ही क्रॉप लगाएंगे तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी, तो बाकी टाइम तो जमीन फ्री रहेगी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग उगाओ ताकि आपको सारा साल जो है आप जमीन से मतलब कुछ ना कुछ माल बनाते रहें, कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते रहें, इससे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर दिस पॉलिसी, इन ऑर्डर टू डेवलप एग्रीकल्चर, वेरियस प्रोग्राम्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुड बी कोऑर्डिनेटेड। तो जो भी प्रोग्राम सरकारें बना रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल लेवल पे जो आ रही हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इट एम्स एट कोऑर्डिनेटिंग ऑल प्रोग्राम्स of rural development and getting the cooperation of the people for plans relating to एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसमें यह भी आ जाता है कि जो भी रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सरकारें प्लान्स बनाती हैं, तो लोग जो हैं वो भी कॉपरेट करें सरकार के। सरकार प्लान लेके आ रही है, लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो लोगों की तरफ से कॉपरेशन ही नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग से एक चैप्टर भी है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। नाउ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज नॉट कन्फाइंड टू प्रोडक्शन ओनली। सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे जोर नहीं दिया गया, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कि जो भी माल किसान ने बना लिया है वो भाई मार्केट तक, एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, उसके बीच का सारा प्रोसेस जो होता है उसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। द फार्मर मस्ट गेट फेयर प्राइस ऑफ हिज प्रोड्यूस। अगर उसको अच्छा दाम मिलेगा तभी वो फर्दर बनाएगा, नहीं तो बनाना बंद कर देगा। मार्केट में अगले साल स्कार्सिटी हो जाएगी उस चीज की और कीमतें बढ़ जाएंगी। इन ऑर्डर टू डिटरमिन मिनिमम प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन शुड बी सेटअप। तो एग्रीकल्चरल कमीशन जो है वो सेट की गई, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेट की गई, जो कि एग्रीकल्चर की प्राइस को डिक्लेयर करेगा। समझ गए बात? तो ये चीज सारी की सारी की गई ताकि किसानों को एक अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले, ताकि वो एनकरेज फील करें कि उनको और ज्यादा माल बनाना है। ठीक है, तो अगर प्राइस नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस, ताकि अगर कोई भी ज्यादा बारिश पड़ गई या ओले पड़ गए या हेल स्टॉर्म जिसको कहते हैं, या फिर फ्लड वगैरह आ गया या कम बारिश पड़ी, जो भी किसानों का नुकसान है वो पूरा हो जाए, ताकि वो एनकरेज फील करें, उनको रिस्क कम लगे काम करने में। ठीक है, इट स्ट्रेसेस ऑन नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स सो एज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम रिस्क
पोज्ड बाय द नेचर। नेचर या कुदरती रिस्क जो है वो कम हो जाएगा अगर सरकार इंश्योरेंस पॉलिसीज ले आएगी, तो इंश्योरेंस कंपनियां जो है इन टाइप की इंश्योरेंस करने लगेंगी। तो ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर ऑल फार्मर्स एंड ऑल क्रॉप्स। तो इसके लिए सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत जो किसान है वो अपने फसल की इंश्योरेंस करा सकते हैं। हालांकि आजकल तो जो उनकी जो मतलब गाय भैंसे हैं, बकरियां वगैरह हैं, उनकी भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि रिस्क कम हो जाए उनका। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी makes special efforts to improve agricultural pricing and ensures remunerative prices for the agri products टू द फार्मर्स। तो सिंपल वर्ड्स में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत सरकार डिसाइड करेगी कि भाई कितना कितना प्राइस होगा हर एक प्रोडक्ट का, ताकि किसान को एक अच्छा प्राइस मिल जाए, ताकि वो एनकरेज फील करे, ना कि डिस्करेज फील करे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो विलेजेस वगैरह में रोड्स वगैरह या इलेक्ट्रिफिकेशन है वो अच्छे से हो, ताकि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाए, ठीक है। न्यू पॉलिसी लेड emphasis on strengthening rural infrastructure like construction of roads, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एटसेट्रा। तो रोड्स वगैरह बनाना, बिजली वगैरह देना और पानी वगैरह की फैसिलिटीज, कैनाल्स वगैरह बनाना, इससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है। तो सरकार ने ये पॉलिसी लाई कि इसको स्ट्रांग करेंगे। इट हेल्प्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और ज्यादा इंप्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। न्यू पॉलिसी हैज स्ट्रेस्ड ऑन बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। आजकल भी आप देख रहे हो मॉडर्न जमाना आ गया, बड़े बड़े लोग जो बहुत अमीर कबीर लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, वो भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं। विलेजेस में जाके या वो जो शहरों के बाहर बड़ी बड़ी जमीनें वो ले लेते हैं और वहां अपना खुद उगाते हैं और मार्केट में भी बेचते हैं और खुद भी खाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी लाई थी। इट विल अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है ना इंडिया में जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ हर कोई चीज तकरीबन उग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेंथनिंग स्किल्स ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, उनकी स्किल्स अच्छी की जाए। न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी हैज stressed on upgrading the skills of the farmers. It will help the farmers to become aware अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स। तो उनको नई नई चीजें सिखानी, उनको एजुकेट करना, कैंप लगाने जाके विलेजेस में, ताकि उनको समझाया जाए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी के क्या क्या नुकसान है। उनको एजुकेट करना ताकि उनकी स्किल्स बढ़े। अब कंक्लूड करते हैं। इन ब्रीफ, न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज नॉट कंसर्न विद एनी वन मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बट इट concerns with comprehensive program relating to agricultural development। तो सिंपल वर्ड्स में न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही तरीके से एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात नहीं करती, वेरियस मेथड्स हैं उनसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करती है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको IADP भी कहा जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा आपको, एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, जिसको IAAP भी कहा जाता है, इन परसुएंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए सरकार ने दो जो हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स लाए थे, IADP और IAAP, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।